नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले हम शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर इस समय की ब्रेकिंग न्यूज से करने जा रहे हैं। एनटीए में फेरबदल होगा, एनटीए से अधिकारियों की छुट्टी होगी, ये खबर आ रही थी और अब हम आपको तय तौर पर बता सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में बड़े बदलाव की खबर। सीजेपी का प्रदर्शन एक तरफ चल रहा है, सरकार का बड़ा फैसला दूसरी तरफ आ गया है। एनटीए से 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में यह बड़ा बदलाव, 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। पिछले 20 घंटों में बहुत कुछ छात्र आंदोलन को लेकर हुआ है, अगले 24 घंटे भी बहुत अहम है, लेकिन उस सब के बीच रात 8 बजे एनटीए में बदलाव की बात थी और देखिए लगभग 2 मिनट पहले यह बड़ी खबर एनटीए से जुड़ी हमारे सामने है। एनटीए के 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। सरकार का यह बड़ा फैसला है। कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष की मांग रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो परीक्षा का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है, उसमें बदलाव करेंगे, नियमों में बदलाव करेंगे, कानून में बदलाव करेंगे और उसी के तहत यह बड़ा एक्शन हम देख रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है इस समय। ऐश्वर्या, हालांकि हर तरफ से यह कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, लेकिन सरकार का यह कदम क्या बताता है और इन 47 अधिकारियों को हटाने के पीछे का कारण क्या दिया जा रहा है? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सरकार 2-3 चीजों को लेके बहुत क्लियर है। सरकार का ये कह रहा है कि इस समय जो जरूरत है वो है कि आप एनटीए को पूरा क्लीन अप करें। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे कि आगे आने वाले समय में एक भी पेपर लीक, कितना बड़ा कितना भी छोटा हो, पेपर लीक ना हो सके। और यही कारण है कि अब जो आप देख रही हैं वो है एक कंप्लीट ओवरहॉल, एक कंप्लीट क्लीन अप। सरकार का ये भी मानना है कि अगर इस्तीफा होता है, इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा है, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो धर्मेंद्र प्रधान, चाहे वो पूरी की पूरी सरकार हो। ये आपको देखने को मिल रहा है जिस तरीके से क्लीन अप है। आप ये भी देखेंगे कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर और भी क्लीन अप होगा, क्योंकि जो जांच हो रही थी वो जांच इस चीज को लेके हो रही थी कि आखिरकार ये जो पेपर लीक है ये हुआ तो हुआ कैसे, कौन कौन से वो लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि देखिए, पेपर लीक हुआ ये है सत्यता, तो कहीं ना कहीं से पेपर लीक हुआ, कोई ना कोई लोग थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। कौन थे वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, पूरी की पूरी जांच जो है वो हो चुकी है और इसी का नतीजा जो है वो अब आपको सामने नजर आ रहा है। 47 लोगों को हटा दिया गया है और ओवरहॉल किया जाएगा, क्लीन अप सिस्टम को पूरी तरीके से किया जाएगा। और इस समय जो कोशिश है सरकार की वो ये है कि आप एक लीक प्रूफ सिस्टम बनाए श्वेता, यानी कि अब से जितने भी एग्जामिनेशन, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसके अंदर ये संभावना ही ना हो किसी भी तरीके से पेपर लीक। और एक और स्पष्ट इस बात को मैं समझ लेना चाह रही हूं ऐश्वर्या आपसे कि ये जो एक्शन है अफसरों के खिलाफ, मतलब उन्हें हटा दिया गया है या केवल सस्पेंड किया गया है? यानी कि यहां से हटे कोई दूसरी जिम्मेदारी आगे दी जाएगी, क्या हुआ है? नहीं श्वेता, यहां से हटे हैं तो उनको हटा दिया गया है, क्योंकि फिर से आप अकाउंटेबिलिटी से भागते हुए नजर आएंगे अगर ऐसा होता है कि आपको यहां से हटाया गया और किसी और पोस्ट के ऊपर भेज दिया गया। देखिए, जांच पहले दिन से चल रही थी और सरकार को 2 काम उस समय करने थे। एक तो जांच करनी थी, उन लोगों तक पहुंचना था, और दूसरा ये मेक श्योर करना था कि दोबारा जो नीट का एग्जामिनेशन है वो नीट का एग्जामिनेशन फुल प्रूफ होना चाहिए। वो सरकार ने किया। लगभग 22 लाख लोगों ने जो एग्जामिनेशन है उसको दिया, एकदम फुल प्रूफ तरीके से किया गया। अब आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया है, अब आपने जो रास्ता दिखाया है कि हम इस रास्ते पे चलेंगे, आपको उस रास्ते पे चलकर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये सवाल था कि कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया गया है ये पूरी की पूरी जांच के बाद लिया गया है और सरकार इससे एक बहुत बड़ा मैसेज सेंड करना चाहती है श्वेता। सरकार ये बताना चाहती है कि इस तरीके की चीजें मोदी सरकार के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाए। और कानूनी कार्रवाई भी होगी इन जिनको हटाया गया है उनके विरुद्ध? जी बिल्कुल, अगले आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्रवाई होगी और जो कार्रवाई होगी उसको भी बताया जाएगा कि एग्जैक्टली क्या कार्रवाई हुई है। क्योंकि इस समय देखिए, एक एग्जाम्पल सेट करने की भी जरूरत है कि जो लोग इस पोजीशन पे आएंगे या जो लोग ऐसी पोजीशंस पे ऑलरेडी बैठे हैं उन तक एक मैसेज जाने की भी जरूरत है कि आप इन चीजों को हल्के में ना लें। अगर कहीं पर भी आपको खुद कोई लीकेज नजर आता है तो आप सरकार के सामने आए, जो सिस्टम है उनको बताएं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि गड़बड़ तो थी, पेपर लीक तो हुआ था,
इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और यही थी सत्यता जिसकी वजह से डे 1 से जांच हुई और जांच का जो निष्कर्ष है वो अब सामने आपको देखने को मिला। हालांकि अभी देखना होगा कि इस डिसीजन को और इस बात को कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, इस चीज को कैसे लेंगे जो आंदोलनकारी हैं। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पालीवाल, हमारी संवाददाता, ये बड़ी जानकारी हमें दे रही थी। अगले 24 घंटे भी बहुत अहम है, लगातार सरकार फैसले ले रही है। गुरुवार रात 11:52 पर वीडियो संदेश जारी किया गया प्रधानमंत्री ने, जिसमें कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून लाने जा रही है। इसके कुछ ही देर बाद रात में 12:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के अस्पताल में 26 दिन से अनशन करते सोनम वांगचुक से मिलते हैं। उन्हें लिख कर देते हैं कि छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और संसद में छात्रों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। आज दिन में दोपहर 1:30 बजे मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। पेपर लीक के दोषियों को और भी सख्त कानूनी सजा 3 महीने के तय समय में दिलाने वाला बिल अगले हफ्ते संसद में पेश होगा। आज ही दोपहर 2:30 बजे जंतर मंतर पर चलते धरने की अगुवाई करने वाले सीजेपी के सौरभ दास, आशुतोष रंका से सरकार के 2 मंत्री मुलाकात करते हैं। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। अब कल दोपहर फिर मुलाकात होनी है। सवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी मांग को लेकर है, जिस पर न सीजेपी पीछे हट रही है न विपक्ष। इसीलिए जंतर मंतर पर धरना जारी है, संसद ठप चल रही है। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है, किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी होगा? जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं। जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी। उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है, Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के 2 प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। 2 घंटे बातचीत चली। 3 मांग 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की 2 मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नॉन नेगोशिएबल। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा हमारे आंदोलन की जो सबसे 2 बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी
और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को यह भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है। आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर should apologize to the students. These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion. यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर ये आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी। हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है, उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए। अंदर क्या हुआ, नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है। सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी संवेदना की भावना के साथ प्रयत्नशील है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस अपराध में संलिप्त लोगों को कठोर दंड देने के प्रावधान वाला एक प्रभावी बिल पास किया। तो एक तरफ यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप हर दिशा से, हर प्रकार से समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है संवेदनशीलता के साथ। यानी सरकार के सूत्र कहते हैं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दोबारा नीट परीक्षा बिना किसी लीक के कराए जाने पर तारीफ भी की थी। सरकार का मानना है कि काम होगा लीक प्रूफ परीक्षा व्यवस्था बनाने से। अगर अकाउंटेबिलिटी की ही बात है तो फिर काम होगा दोषियों को तय समय में सजा दिलाने वाली व्यवस्था को बनाने से। इसीलिए कल रात प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया। आज कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दिलाई, जो अगले हफ्ते पेश होगा। क्या छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था, क्या वो पास हुआ है बिल, जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे? नेक्स्ट, मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज कोई पेपर लीक नहीं होगा। नेक्स्ट, असल में सवाल प्रधानमंत्री की तरफ से देश के छात्रों को दिए गए न्याय के भरोसे और पेपर लीक रोकने के लिए कानून को और सख्त करने वाले बिल को मिली मंजूरी से जुड़ा रहा। सोमवार से
संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पेपर लीक से छात्रों को होने वाली परेशानी के मुद्दे पर देश में चलते प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई को एनडीए की मीटिंग में पीएम कह चुके हैं पेपर लीक घोर पाप है। इसके बाद 23 जुलाई को प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया दोषियों को जल्द सजा देने, केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेगी और फिर गुरुवार रात 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया। पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। पेपर लीक को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार फैसले ले रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संशोधन बिल 2024 को कैबिनेट से मिली मंजूरी भी शामिल है, जिसे अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। दावा है नए बिल में पेपर लीक माफिया के खिलाफ सजा देने के और कड़े प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में जांच और फैसला करके पेपर लीक के दोषी को सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। कल ही शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बदले गए। विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बने, जो पहले पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव थे। हालांकि उन पर पुराने आरोपों की लिस्ट विपक्ष के नेता गिनाने लगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या केवल सख्त कानून बनाने से ही पेपर लीक को रोका जा सकता है? अगर हां, तो फिर बिल तो 2024 नीट पेपर लीक के बाद भी आया। तब के बिल और अब के बिल में क्या फर्क है? लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 देश का पहला सेंट्रल एंटी पेपर लीक कानून है। इसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू किया गया था। इसका मकसद एंट्रेंस एग्जाम में पेपर लीक, नकल और परीक्षा घोटालों पर रोक लगाना है। 2024 में लागू हुए इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई गिरोह शामिल है तो उसके लिए 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी अगर पेपर लीक में दोषी हो तो उसके लिए 1 करोड़ जुर्माना, परीक्षा की पूरी लागत वसूल करना और अगले 4 साल कोई परीक्षा न करवाने जैसी सजा शामिल है। जबकि अब जो नए बिल को मंजूरी दी गई है, इसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ तक के जुर्माने के साथ 3 महीने में जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने वाली बात अहम है। देश का युवा सड़क पर है और वो कह रहा है कि सरकार हमारी नहीं सुनी। आज तो बात हुई है, आज ही बात हुई है। फिर ये भी कहा, उन्होंने खुद ने कहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन ने कहा है कि सरकार के मंत्री मिले और कल भी मिलेंगे। लगातार बात हो रही है, उससे पहले भी मिले। सरकार तो संवेदनशील है, उनकी बात भी सुन रही है। और आपने देखा भी होगा कि तो ये खुला विषय था, फिर से कानून बदलने की बात हो रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो रही है, लेकिन जो क्राइम हो चुका, अब नए कानून को बदल के जो क्राइम हो चुका उस पर कैसे फर्क पड़ेगा? कठोर होता है, अपराध करने से लोग डरते हैं, यही तो जूरिस्प्रूडेंस है। आप देखिए, किसी ने अपराध किया, समय पे सजा मिली और जो जांच है वो भी समय पे हो और स्पीडी ट्रायल हो, यही तो ये चाह रहे हैं, यही तो डिमांड है उनकी, सजा मिले, यही इसी काम में लगे हुए। सरकार सख्त फैसले ले रही है, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने लगे हैं, लेकिन क्या इससे भी पेपर लीक रुक जाएगा? कुछ आशंकाएं एक्सपर्ट्स के मन में हैं, जो कहते हैं कि
फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियमित ट्रायल कोर्ट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से केस का निपटारा तो होता है, लेकिन सजा दिलाने की दर निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। पश्चिम बंगाल में 2024 में फास्ट ट्रैक मामलों में से सिर्फ 2% मामलों में ही सजा हुई, जो देश में सबसे कम है। जम्मू कश्मीर में यह दर 4.5%, आंध्र प्रदेश में 5.2% रही। यहां तक कि दिल्ली की फास्ट ट्रैक स्पेशल अदालतों ने भी केवल 8.6% मामलों में सजा सुनाई। आप कहेंगे सजा तो सबूतों के आधार पर सुनाई जाती है, और तभी तो शंका पैदा होती है, क्योंकि एक तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में 31 दिसंबर 2025 तक 2,45,579 मामले लंबित हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जैसे सीबीआई, उसी में करीब 15% पद खाली है। दावा होता है कि सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट लगती आ रही है, जिस पर कोर्ट तक चिंता जता चुके हैं। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने, तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले। ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का नेता प्रतिपक्ष को बहाना ढूंढ करके कटाक्ष करने का कोई जरूरत नहीं है। समाधान ढूंढने चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य को हम सब मिलकर के अच्छा कैसे कराए, इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। सरकार की खाली एक ही मंशा है। अगर सरकार चाहती है कि वाकई में छात्रों को हितों चाहती है, तो एक तो ये एनटीए को उनको हटा देना चाहिए अब, क्योंकि अभी भी ओएमआर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो कह रहे हैं कि ओएमआर की शिकायतें आ रही हैं। उनको जो मार्कशीट दिखाई गई, उन्होंने वो देखी मार्कशीट, और उसके बाद वो उनके जो मेल अकाउंट है सब डिलीटेड हैं विदिन 10 मिनट्स। तो बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ये जो एनटीए का सरकार की जो ये प्रक्रिया लागू करी है, इसको हटाना चाहिए सरकार को। युवाओं के आंदोलन पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सही मायने में इस सिस्टम को ठीक करने के हक में। अगर होते तो 5 साल में 17 पेपर लीक राजस्थान में कांग्रेस के शासन में हुए। विपक्षी राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, क्या कदम उठाए अखिलेश जी, क्या कदम उठाए राहुल जी, क्या कदम उठाए बाकी नेताओं ने जब उनकी सरकारें थी? हमारी सरकार ने तो गंभीरता से लिया भी और कड़ी कार्रवाई भी की है, आगे भी बड़े कदम उठा रहे हैं। जो सदन चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, रात के 12 बजे वो अपने खुद का टेलीप्रॉम्प्टर वीडियो नहीं बना के अगर सदन में आके बोले तो बेटर है। और हमें सिर्फ एक ही चीज सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। किस एजुकेशन सेक्रेटरी को आप हटाए, किससे आप क्या करवाए, कहां से आप क्या कॉम्प्रोमाइज कराए, किसको डराए, किसको धमकाए, कितना सीआरपीएफ लाए, वी आर नॉट बॉदर्ड। ओनली वन थिंग, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। चिंता तो बहुत से लोग सीजेआई के 2 बयान को लेकर भी जता चुके हैं। देश में मुख्य न्यायाधीश के एक कथित बयान से जुड़कर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी के उठाए गए मुद्दे की चर्चा पूरे देश में है। छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीजेपी की याचिका नहीं ठुकराई। उन्होंने आज तक से कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट याचिका दाखिल नहीं हुई थी। उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे 7 दिन हर देशवासी के लिए खुला है। कल जब प्रधानमंत्री ने आधी रात को 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी किया, तो प्रधानमंत्री के बयान के साथ ही उनके वीडियो फॉर्मेट की चर्चा होने लगी, क्योंकि यह पारंपरिक सरकारी संबोधन जैसा नहीं था। न खास प्रोडक्शन टीम का आधार, न भारी भरकम बैकग्राउंड, केवल मोबाइल फोन से रिकॉर्ड, कैमरे से सीधा संवाद और जेनजी फ्रेमिंग, क्योंकि वर्टिकल फ्रेम में वीडियो रिकॉर्ड करके पीएम ने पोस्ट किया। यह ऐसा वीडियो था जिस फॉर्मेट में इंस्टाग्राम रील या स्टोरी देखने की आदत नई पीढ़ी को है। जो युवा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर लगातार सिस्टम और सरकार पर सवाल नए नए तरीकों, मीम्स,
जेनजी स्टाइल वाले शब्दों पोस्टर के साथ उठा रहे हैं। क्या उन तक अपनी बात, अपने फैसले, अपनी सोच को पीएम उन्हीं के स्टाइल में पहुंचा रहे थे? पीएम ने आज की कैबिनेट बैठक में भी बहुत अहम बात इसी जेनजी को लेकर कही है। युवा वर्ग जो इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहता है, इससे जुड़ाव को लेकर आज की कैबिनेट बैठक में पीएम ने पूछा कि उनके कितने सहयोगी वास्तव में इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। आगे उन्होंने सलाह दी कि प्रत्येक मंत्री को इस प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होना चाहिए। पीएम ने कहा कि केवल सरकार की तरफ से किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों को पोस्ट करना ही नहीं, बल्कि मंत्रियों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं के साथ एक बहुत ही इंटरैक्टिव जुड़ाव रखना होगा। जेनजी यानी 1997 से 2012 के बीच जिनका जन्म होता है, यानी ये अभी 14 साल से 29 साल के बीच के युवा हैं, जो सोशल मीडिया पर अभी सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं। यानी जिस डिजिटल स्पेस में संगठित आईटी सेल से ज्यादा व्यक्तिगत क्रिएटिविटी असर डालती है। अगर देश के युवा वोटर की बात करें तो 18 से 29 साल का युवा 22% है। इनकी तादाद वोटर के रूप में 21 करोड़ 59 लाख है। ये वो वर्ग है जो अपने अधिकारों को लेकर अब लगातार संवेदनशील हो रहा है, जो अपनी आवाज उठाता है, विरोध करता है, सवाल पूछता है। नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा सियासी विवाद पेलेट गन के इस्तेमाल के आरोप से छिड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी आज साहिल नाम के छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। दावा किया कि साहिल पर पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। इस आधार पर राहुल ने सरकार पर देश के भविष्य छात्रों पर पेलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस इस दावे को पहले खारिज कर रही है। क्या दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ? सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन, ये है पैलेट गन। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक नौजवान को लेकर आए। दावा किया कि छात्रों का समर्थन करने के दौरान इस पर पैलेट गन चलाई गई है। राहुल गांधी दावा करते हैं कि 20 तारीख को जब दिल्ली में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, तभी साहिल पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और दावा ये तक कि साहिल को चोट लगी। कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। साहिल लोचाब नाम का ये नौजवान दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है। 20 जुलाई को साहिल कॉकरोच पार्टी की तरफ से संसद मार्च में शामिल हुआ और दावा है कि इसी दौरान साहिल पर पैलेट गन चलाई गई। मेरा नाम साहिल है। मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। 20 जुलाई को कॉकरोच पार्टी के सौरव दास ने सोशल मीडिया पर पहली बार छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा करते हुए साहिल का वीडियो शेयर किया था। सौरव दास के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। साहिल के मामा ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने की बात कही, लेकिन पैलेट गन का नाम नहीं लिया। मैं था साहिल तो देख के सारा मेरे यहाँ ब्लड कटा हुआ था। छर्रे क्या? छर्रे यहाँ पे पूरे मुंह पे, आंखों के अंदर पूरे देख के घबरा गए तो भाई क्या है क्या नहीं है ये चीज। फिर डॉक्टरों से पता चला कि ये चीज है। उन्होंने कहा कि आंख में जा रहा है, आंखों का ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का निशान है, क्या है? यहाँ पे बस कुछ नहीं बताया तो डॉक्टर ने, बंद करके ऑपरेशन होगा, बाकी और कुछ नहीं बताया। ऑपरेशन हो गया या कब? एक ऑपरेशन हो गया था, सुबह हुआ था ऑपरेशन। रात को आज हुआ है? कल सुबह हुआ था और मैं रात को लगे था 1 बजे करने की टाइम, 6 बजे खत्म हुआ था ऑपरेशन। और उसके बाद एक और ऑपरेशन अब है 2-3 दिन बाद। आँख का ही है? आँख कह रहे हैं आँख बच जाएगी यहाँ पे? नो करें 1-2% चांस है। निशान देख पा रहे तो उसके? निशान देखे हैं मैंने, आंखों में भी देखे हैं। आंखों के जैसे यहाँ से कट पड़ रहे हैं दोनों साइड। शरीर से जो निकले थे छर्रे वो आप देख पाए थे जो निकाला गया? नहीं देखा। डॉक्टर ने आप लोगों ने पूछा कि हुआ क्या है, क्या लगा इसके शरीर में? बस हाँ पूछा था हमने, सिर्फ इतना बताई थी वहाँ था उसमें, बस इतना ही बताई थी हमने। क्या लगा है शरीर में, क्या चोट है? नहीं ये पता, हमें खुद पता नहीं चला क्या ये छर्रे क्या, हम दूसरों को क्या बताएं।
आज तक ने ऐसे ही एक 25 साल के प्रदर्शनकारी से भी बात की जिन्होंने दावा किया है कि उनके मेडिकल लीगल दस्तावेज में पैलेट इंजरी दर्ज है। ये देखिए, 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर शेख इरशाद मंसूरी नाम का नौजवान भी पुलिस की कार्रवाई में घायल हुआ। जबलपुर के पाटन के रहने वाले इरशाद के भाई ने भी आज तक से बातचीत में छर्रे लगने का दावा किया, लेकिन क्या ये जख्म पैलेट गन के हैं, इस पर वो कुछ नहीं कहते। 20 तारीख को 8 साढ़े 8 करीब बजे उसके फ्रेंड का फोन आया था हमारे पास उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए हैं, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए। तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर का? घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कांटेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए। क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको क्या पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या? मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के जरिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा। मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज़ के भी हों। पैलेट गन एक स्पेशल तरह की पंप एक्शन गन है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हो चुका है, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर इसके इस्तेमाल के दावे को लेकर सवाल गहरा हो चुका है। पेपर लीक मामले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से जुड़े एक और विवाद से आपको खबरदार करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को जंतर मंतर के प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी, तो इस पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए समय आने पर संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय कर लेने की बात कही। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरह देश के कई बड़े शिक्षा संस्थान निशाने पर है। वजह जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई छात्रों को एडवाइजरी है, जिसमें छात्रों से विरोध प्रदर्शनों से बचने की सलाह दे दी गई। जेएनयू की एडवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल न होने, न ही वहां जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर छात्रों को जिम्मेदारी से काम लेने की सलाह दी गई। चेतावनी ये दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही यूनिवर्सिटी के आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी छात्रों से जंतर मंतर से दूर रहने की अपील करते हुए इससे पढ़ाई लिखाई और करियर के मौकों पर बुरा असर पड़ने को लेकर चेताया है। कहा है कि जंतर मंतर पर किसी भी तरह की गैर कानूनी भीड़ या प्रदर्शन के कारण कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन है, मैनेजर जैसे अभी हमने कहा कि हमारे जानकारी में नहीं है, तो मेरे ख्याल से अच्छा है और हम सब स्टूडेंट्स को उसको देखना चाहिए और गौर करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पे नहीं जाना है, बचना है या ऐसा कुछ, तो हम उससे एग्री करते हैं। गलत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सब अच्छा चाहिए, सब होगा सही, बाकी सब तो हो रही है। लोग अगर जाएं कहीं तो हम लोग प्रिकॉशन लें, जैसे हम लोग आराम से जाएं, सेफ पीस आंदोलन, पीस मूवमेंट करें, ठीक है। जो भी प्रोटेस्ट करना है पीसफुली करें, आराम से जाएं, वहाँ बैठे बात करें, जिससे भी बात करें, कोई ऑफिशियल से एडमिनिस्ट्रेशन है उससे आराम से बात करें, अच्छे से बात करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, हम लोग यही कर सकते हैं। और चर्चा अब ये छिड़ गई कि ये छात्रों को सलाह दी जा रही है या फिर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से डीयू और जेएनयू की तरफ से रोका जा रहा है। जेएनयू की पहचान भारत में छात्र आंदोलनों के सबसे अहम केंद्रों में से एक के तौर पर रही है। दशकों से इस कैंपस में शिक्षा नीति और कैंपस के कामकाज से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक के मुद्दों पर प्रदर्शन होते आए, जिससे विरोध प्रदर्शन इसकी सार्वजनिक पहचान का एक खास हिस्सा बने। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जब छात्रों को चेताया, तब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर विरोध जताते हुए लिखा है कि छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने पर धमकाने की हिम्मत कैसे हुई, समय आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं एआईयू ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन की बजाय परीक्षाओं पर ध्यान देने को कहा है। आईआईटी रुड़की ने भी छात्रों और स्टाफ को सलाह दी, हालांकि बाद में कहा गया कि ऐसे निर्देश हर साल जारी होते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है आपको, हम दे दें, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उनका इस्तीफा मंत्रिमंडल से मंजूर हो गया है। राष्ट्रपति ने रवनीत बिट्टू का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का इस्तीफा मंजूर हो गया है। रेल राज्य मंत्री थे रवनीत सिंह बिट्टू।
कॉकरोच जनता पार्टी की अपील पर आज देश भर में छात्रों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल में प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं का गुस्सा शिक्षा की बदहाल व्यवस्था पर फूटा। प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी गई हैं। घर से पता गया है? घर पे नहीं बताया? नहीं। घर पे क्या बोला है? अभी जाकर बता देंगे, अभी पता नहीं था। हाँ। ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, अब रास्ते से निकले, देखा कि हो रहा है, पहुंच गए। कॉकरोच देख के पहुंचे, प्रोटेस्ट देख के पहुंचे? प्रोटेस्ट देख के पहुंचे। हम लोग जिनके साथ हम यहाँ तक आए, हम उनको जानते भी नहीं थे। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई छात्राएं घर पर बताकर भी नहीं आई। उनका कहना था कि वो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही हैं, आगे नीट परीक्षा देनी है। अगर बार बार पेपर लीक होता रहेगा तो मेहनत करने वाले छात्र छात्राओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक धरना चलना चाहिए। पिछले 12 साल में 152 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ लिटरली खेला जा रहा है। हमारी भी मांग वही है जो बाकी स्टूडेंट्स की है, जैसे कि पहले तो हमें हमसे माफी मांगनी चाहिए, जैसा बर्ताव हमारे साथ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक वो रिजाइनेशन नहीं देंगे आंदोलन तो। लखनऊ में इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी लखनऊ में परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हुए। ये जितने स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, एक वाइट रंग दिखाई सामने, ये कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो आपने एक तरफ देखा दिल्ली में, तो दूसरी तरफ देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में। अगले 2 दिन फिर प्रोटेस्ट है। अब देखना ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये जारी रहेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पर नजर फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि जो गूंज जंतर मंतर से उठी थी वो अब राजधानी पहुंच चुकी है। छात्रों का ऐसा ही प्रदर्शन कोलकाता में भी हुआ है, जहां एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हुए कोलकाता में सड़कों को जाम कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर आज एसएफआई द्वारा बुलाई गई छात्र छात्राओं की एक बहुत बड़ी रैली कोलकाता से आयोजन किया गया, जहां सियालदा से लेकर धर्मतला जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है, यहाँ पर आज ये रैली हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में लोग जो हैं, जो खासकर छात्र छात्राएं हैं, वो हाथ में तिरंगा लिए, एसएफआई के फ्लैग लिए यहाँ आ पहुंचे हैं, अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन निकाला। इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी शामिल होते हैं। लेकिन ये जन की बात है, ये अब दिल्ली वालों को सुनना होगा। मी तमाम देशभक्तांना सांगतोय की दिल्लीमध्ये या पद्धतीने, बेछूट पद्धतीने भोपाल में पेपर लीक के मुद्दे पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और पेपर लीक को सिस्टम का लीकेज बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसमें वो छात्र छात्रा भी शामिल होते हैं जिनकी परीक्षाएं वर्षों से लटकी हुई हैं। भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए छात्र हैं, वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो होनी चाहिए, वक्त पर नतीजे घोषित होने चाहिए, वक्त पे भर्तियां निकलनी चाहिए। ये बताइए कि जो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं, जिसके बाद आज आप यहाँ पे इकट्ठा हुए? सर वो सब गलत है। जो भी शिक्षा को लेके जो भी है, ये कोई भी मतलब ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं जो लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के स्टूडेंट ही भविष्य है आगे चल के। हैदराबाद की सड़कों पर भी नीट पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश दिखा। पुराने हैदराबाद में इकट्ठा हुए लोग और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। आज
आज बीआरएस का यूथ विंग ने हैदराबाद के धरना चौक पर भारी विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक बिल्कुल पीछे भारी संख्या में यहाँ पर बीआरएस के लीडर्स, युवा छात्र के संगठन और साथ ही बीआरएस का युवा मोर्चा यहाँ पर जमा हुए हैं। स्टूडेंट्स का एजुकेशन का मामला है, तो मैं पूरों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो एजुकेशन है इसको सुधारना एक युवा का काम है। युवा जब तक नहीं जागेगा ये एजुकेशन सिस्टम सेट नहीं होगा। नीट पेपर लीक मामले ने शिक्षा की बदहाली को उघाड़ कर रख दिया है, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि पेपर लीक के खिलाफ अब छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा है। मध्य प्रदेश में फर्जी डिग्री के सहारे डॉक्टर बनने के बाद अब टीचर बनने के खेल का खुलासा हुआ है। राजगढ़ में फर्जी मार्कशीट के दम पर सरकारी शिक्षक बनने का खेल सालों तक चलता रहा। 2007 से 2013 के बीच कथित तौर पर फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्तियां हुई। इस मामले का खुलासा होते ही राजगढ़ से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया है। लेकिन खबरदार करता सवाल यह है कि इस पूरे खेल के पीछे कौन कौन अफसर थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों को सरकारी नौकरी का टिकट बना दिया। सुनील प्रजापति नियुक्ति साल 2012 में होती है। फर्जी डिग्री से ऐसे सरकारी टीचर बने जो अब तक 37 लाख रुपए सैलरी और भत्ता ले चुके हैं। हेमंत शर्मा 2013 में टीचर फर्जी डिग्री से बन गए, अब तक 35 लाख रुपए सैलरी और भत्ता ले चुके हैं। रमेश चंद्र यादव 2013 में फर्जी डिग्री लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की, 33 लाख रुपए सैलरी भत्ते में अब तक ले लिया। भारत सिंह यादव फर्जी डिग्री से 2014 में सरकारी टीचर बन गए, 32 लाख रुपए अब तक वेतन भत्ता उठा लिया। एक मामला साल 2007 का भी, जिसमें बने सिंह लवंशी ने फर्जी डिग्री लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की, अब तक 40 लाख रुपए सैलरी और भत्ता मिला है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी लेने वालों के खिलाफ खबरदार करना जरूरी हो गया है। तस्वीरों में दिख रहे इन सभी टीचर पर आरोप है, इन्होंने फर्जी मार्कशीट से सरकारी नौकरी हासिल की है, ईमानदार छात्रों, बेरोजगारों का हक मारा है, बच्चों और सरकारी सिस्टम को धोखा दिया है और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश की सरकारी व्यवस्था की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी है। इस महीने की शुरुआत में आज तक नहीं आपको फर्जी डिग्री के सहारे डॉक्टर बनने के गोरख धंधे से खबरदार किया था। अब राजगढ़ में फर्जी मार्कशीट के दम पर सरकारी टीचर बनने का सच सामने आया है। जब जांच हुई, समिति के माध्यम से भी हमने इनकी जांच करवाई और इनको एक अंतिम सुनवाई का मौका भी दिया, जिसमें कि ये लोग अपनी जो बात है वो रख सके, परंतु इनकी बात जो है हमें संतोषप्रद नहीं लगी। तो इस माध्यम से जो इन्होंने नौकरियां प्राप्त की थी, उस संदर्भ में इन 9 लोगों की सेवाएं जो समाप्त कर दी गई। आज तक के पास उन मार्कशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो इन फर्जी टीचर ने इस्तेमाल करके सरकारी विभागों को न सिर्फ चूना लगाया है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया है। आप देखिए कैसे इन आरोपी टीचर्स ने कई साल तक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की मार्कशीट से लेकर कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी तक की फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया है और नौकरी ले ली है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी सोते रहे। अगर शिक्षा विभाग को पिछले साल नवंबर में शिकायत नहीं मिलती तो इस मामले का सिरा कभी न खुलता। चिंता की बात यह है कि शिक्षा विभाग की नींद टूटने से खुलासा नहीं हुआ, बल्कि पिछले साल नवंबर में एक शिकायत मिलने से उनकी नींद टूटी है। फिर जाकर एक जांच समिति बनी जिसने आरोपों को सही बताते हुए 9 टीचर की नौकरी खत्म कर दी और 8 टीचर को गिरफ्तार किया गया। कुछ जो शिक्षक है वो सन 2011, 12, 13 में फर्जी जो अंक सूची है डीएड की, उसको लगाकर ये नौकरी कर रहे थे। हमने 8 लोगों के विरुद्ध में अपराध दर्ज किया है, जिसमें से 7 की गिरफ्तारी कर ली है। मध्य प्रदेश में जाली डिग्री के सहारे सरकारी नौकरी पाने का ये कोई पहला मामला नहीं। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने आरोपियों को नौकरी पर रखते हुए डिग्री की सही से जांच नहीं करवाई। सवाल है कि क्या ये चूक उस वक्त के अधिकारियों की मिली भगत से हुई? सवाल कई हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री गलती मानने की वजह एक सांस में शिक्षा विभाग और अपने अधिकारियों को क्लीन चिट देने लगते हैं। और विभाग हमेशा
पूरी सतर्कता के साथ चीज़ों को करता है। सवाल ये है कि जब इनकी नियुक्तियां हुई थी तो क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वहीं पे इनको रोका जा सके, वहीं पे पकड़ा जा सके? इतने सालों की नौकरी के बाद अगर शिकायत हुई है तब एक्शन हो रहा है, अगर शिकायत नहीं होती तो इसका मतलब ये आगे भी नौकरी कर रहे होते हैं। आज से 6-8 साल 10 साल पहले 15 साल पहले इस तरह ऑफलाइन सिस्टम था, लोग स्कैन कर लेते थे और जांच का कोई सीधा मैकेनिज्म नहीं था। क्या जांच के दायरे में माध्यमिक शिक्षा मंडल के कर्मचारी अधिकारी भी रहेंगे उस वक्त जो कार्यरत थे, कि कहीं ऐसा तो नहीं उनकी मिलीभगत से भी कुछ हुआ हो? क्या इस एंगल पर भी जांच रहेगी विभाग की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि माध्यमिक शिक्षा मंडल को इस तरह ही गलती करेगा। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल बड़ा मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम है। मंत्री जी की आपने बात सुनी, अब आप तय करिए, अगर सिस्टम ही इतना फुल प्रूफ होता तो राजगढ़ के ये 9 टीचर फर्जी डिग्री दिखाकर नौकरी कैसे पा जाते? अब तो सवाल है कि जब गलती कोई स्वीकार नहीं करेगा तो आगे ऐसा नहीं होगा। ऐसे दावों पर भरोसा कैसे किया जाए? जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है दूसरों को पढ़ा रहा है। यहाँ पटवारी फर्जी भर्ती कांड, यहाँ कांस्टेबल फर्जी भर्ती कांड, यहाँ व्यापम का फर्जी भर्ती कांड, यहाँ MBBS में फर्जी भर्तियाँ। ये हो क्या रहा? मध्य प्रदेश तो ये फर्जीवाड़ा का केंद्र बिंदु बन गया है। फिलहाल 9 शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है, वो गिरफ्तार हुए, पर इस फर्जीवाड़े में क्या आरोपी शिक्षक ही दोषी हैं या वो अफसर खोजे नहीं जाएंगे जिनकी मिलीभगत से ये सब हुआ है? ये खुलासा सिर्फ कुछ फर्जी शिक्षकों की कहानी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की सरकारी भर्ती सिस्टम की नाकामी का आईना है। सवाल यह है कि जिन मार्कशीटों को अब जांच में फर्जी पाया गया, वो नियुक्ति के समय सरकारी जांच के सिस्टम में पास कैसे हो गई? अगर शिकायत नहीं होती तो क्या ये फर्जी शिक्षक आज भी सरकारी खजाने से वेतन ले रहे होते? सवाल अब यही है कि इस खेल में कौन कौन से लोग शामिल थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों को सरकारी नौकरी का टिकट बना दिया। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश की वजह से स्थिति बेहाल है। जम्मू कश्मीर, असम, इन राज्यों के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है। गुजरात में भी बारिश और बाढ़ से जो हालात हैं वो बहुत बिगड़ गए हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।